तो कुछ लोगों की आज पहली फिजिकल क्लास है। ऑनलाइन क्लासेस जो ले रहे हैं उनकी तो कई ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी हैं। एंड ये फॉर्मूला चलेगा, क्या करें, अभी हालात कोई सुधरे नहीं है और मुश्किल लग रहा है। ये साल बड़ा गड़बड़ में लग रहा है। अल्लाह अल्लाह करे कि हालात बहुत अच्छे हो जाएं। एक अदद फीस के वक्त फॉर्म दिया था, कहा था लेके आना, भूल गया। अगली दफ़ा भूल जाओगे यहीं रखवाएंगे बैग, वापस भेजेंगे, नहीं देखेंगे लड़का है लड़की। भूल का इलाज है अगली दफ़ा। आज पहली दफ़ा हमने टॉलरेट कर दिया, अगली दफ़ा इंशाअल्लाह अच्छी तरह से उसको बताएंगे। तो तैयार है ना, अगली दफ़ा वो जल्दी आएगा, क्योंकि रिकॉर्ड में आपका नाम लिख दिया गया है कि आप किस दर्जे पे। सबसे पहले होमवर्क पे डिस्कशन करूँगा। मुझे मालूम है होमवर्क में कहाँ कहाँ तुम्हें क्या परेशानी आई है। होमवर्क डिस्कशन करते हुए देन मैं जाऊँगा इंशाल्लाह ताला आज के टॉपिक पे। आज का भी होमवर्क बहुत लंबा है, लेकिन होमवर्क डिस्कस करने से पहले फॉर्मूला ड्राइव कर लें। अब कितना आसान तरीका है फॉर्मूला ड्राइव करने का कि वो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था लास्ट क्लास में, आज इसको ड्राइव हो रहा है। एंड मैं बताऊं, कल जब मैंने ये टॉपिक किया था, कल का जो होमवर्क था 90% इस फॉर्मूले से मुतासर था। कल की जो क्लास थी वो 80% ग्राफ पे थी, एंड ग्राफ बहुत आसान टॉपिक था। और ये फॉर्मूला इंतहाई टेढ़ा टॉपिक है। कल बुनियाद डाली थी, हर चीज बोली थी, अगर तवज्जो से सुनिए, और हर सवाल होना था। तो पहले मैं ड्राइव करता हूं, फिर जो मैंने बोला था वो याद दिलाता हूं, और फिर इससे कंसर्न सवालात भी हम पिक करते जाते हैं। और इसके ऊपर आज की पूरी क्लास भी इसी टॉपिक पे, एंड इस पे 2.4 खत्म होगी। आइडिया क्या है, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, कई एंगल बन रहे हैं। उसने कहा तय कर लो पहली कौन सी लाइन लेनी है, दूसरी कौन सी लेनी है। तो उसने कहा पहली वाली लाइन को फ्रॉम कहेंगे, एंड ड्राइव करते वक्त बुक में उसने फ्रॉम वाली लाइन L2 रखी, एंड टू वाली लाइन उसने L1 रखी, और एंटी क्लॉकवाइज ये एंगलिंग घड़ी के मुखालिफ, एंटी क्लॉकवाइज ये 12 बज रहे हैं, ये 9, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज है। बहुत सारे बच्चे इस पे तवज्जो नहीं दे रहे, एंड एंटी क्लॉकवाइज भी बहुत बड़ा वाइटल रोल अदा करेगा। फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हमने क्या किया, एक्स एक्सिस एंड वाई। जब भी दो लाइनें हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर हैं, तो लाजमी तौर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। अब एक प्रॉब्लम आ गया, जब हमने 2.4 स्टार्ट की थी तो हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को थीटा से रिप्रेजेंट किया था। अब जब एंगल बिटवीन द लाइन की बातें कर रहे हैं, यहाँ थीटा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। या तो उसको मैं θ1 θ2 कह दूं, या मैंने इसका नोटेशन चेंज कर दिया। तो बुक में भी उन्होंने यही हरकत की, α1 α2 कर दिया। याद रखना, अब पहले जब पहला दिन था 2.4 में कुछ भी नहीं था, हमने लाइन को एक्स एक्सिस से कट करने में थीटा कहा था, और तुम अब भी कह सकते हो θ1 θ2। बुक में उन्होंने α1 α2 एंड एंगल बिटवीन द लाइन को थीटा कहा हुआ। दो अलग अलग चीजें थीटा से प्रेजेंट हो रही थी, जब अलग अलग रही जब तक तो मसला नहीं हुआ, जैसे ही वो मिली मसाइल पैदा होने लगे। अगर तुमने वो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर की डेरिवेशन एक दो दफा लिख ली है तो ये डेरिवेशन और सॉफ्ट है। अब थीटा का α1 α2 से रिलेशन बनाने के लिए हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी। एक्स एक्सिस के साथ लाइन L1 α1 एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ लाइन जो है वो कितना एंगल बना रही है, α1 बना रही है। एक्स एक्सिस के साथ लाइन कितना एंगल बना रही है, α1। देन उसके बाद हमने क्या कहा कि जनाब एक्स एक्सिस के साथ लाइन L2 कितना एंगल, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वो बना रही है α2। तो वो जो α1 α2 दूर थे अब करीब आ गए। अब जरा रिलेशन सोचो क्या आ रहा है। हाँ, थीटा इज इक्वल्स टू, अब बड़ा आराम से दिख रहा है, α1 में से α2 माइनस करेंगे तो थीटा निकल आएगा।
तो वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल बिटवीन द लाइन का आपस का ताल्लुक, ये प्लेन ज्योमेट्री से पहला स्टेप उठता है, देन ट्रिग्नोमेट्री में चला गया। टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, टेंजेंट क्यों लिए गए? क्योंकि स्लोप को इन्वॉल्व करना है। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। एंड ये चीज क्या होती है? लाइन का स्लोप। लाइन का स्लोप गायब हो गया। अब इसमें जब डेरिवेशन की हमने, तो उसने फ्रॉम वाली लाइन को L2 का, अगर वो सवाल में फ्रॉम वाली लाइन को L1 कह दे और TO2 वाली लाइन को L2 कह दे, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हमारी आदत नहीं है, हमारी आदत है एक फॉर्मूला बस खत्म। नहीं, यहाँ एक फॉर्मूला नहीं है। हाँ, यहाँ एक फॉर्मूला है, ज़्यादा मुश्किल था। वो क्या हो जाएगा? M2 माइनस M1। मैंने कहा यहाँ ये फॉर्मूला नहीं है, हकीकतन ये फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला ये बेटा, M(2) माइनस, जब तक तुम ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में, जो बुक में नहीं दिया है, जब तक तुम अपने दिमाग में ये फॉर्मेट नहीं बसाओगे, फॉर्मूला नहीं समझ में आएगा। एंड अगर कुछ नहीं दे रहा, वो एक सवाल दे रहा है कि एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो पहली लाइन है, फ्रॉम वाली लाइन है, उसका स्लोप M2। लेकिन अगर वो जो है कुछ ही नहीं दे रहा, लेकिन वो कह रहा फ्रॉम लाइन L1, अब उसने लाइन फ्रॉम वाली को L1 कह दिया, तो फॉर्मूला उसके मुताबिक चेंज होगा। ये हमारी आदत, बार बार कह रहा हूं, एक फॉर्मूला यूज होने की वजह से और ये टॉपिक जा नहीं रहा। ये टॉपिक बहुत बुरी तरह से अगले एक्सरसाइज और चैप्टरों में इन्वॉल्व होगा और कॉम्प्लेक्स होकर इन्वॉल्व होगा, जब तक ये फॉर्मेट को याद नहीं किया जाएगा। तो मैंने पहले डेरिवेशन करवा दी है, एक करवाई है, इसीलिए आप जाके उसको देखें। थोड़ा सा मैं इस पे बात कर लूँ। आइडेंटिफाई द कर्व x इज इक्वल्स टू 4। x इज इक्वल्स टू 4 इज नॉट ए पॉइंट। पॉइंट बनता है 4,3 से। अगर कोई समझ जाए x इज इक्वल्स टू 4 इज ए पॉइंट, बिल्कुल गलत समझ जाए। अब ये देखना, 1 2 3 4 यूनिट, 4 छोटे छोटे स्क्वायर, वो जो ग्राफ के पाए। एक दिन का ये कैसे पता चला? उसने y की वैल्यू नहीं दी है। y की वैल्यू 0 हो सकती है, y की वैल्यू 2 हो सकती है, y की वैल्यू 5 हो सकती है, y की वैल्यू 11 हो सकती है, y -1 हो सकता है, y -3 हो सकता है। y तो बताया ही नहीं उसने। तो जब इक्वेशन लिखी है, वो लाइन जरूर होगी, पहले ज़हन में रख लो। ये इक्वेशन नहीं है, पॉइंट होगा। जब इक्वेशन लिखी है, लाइन। अब हमारी इक्वेशन है तो हमें इस तरह याद रहती है, x भी होता है, y भी होता है। अब किसी इक्वेशन से y गायब हो जाए, तो इसका मतलब ज़हन में रख लो, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, वर्टिकल लाइन। MCQs पूछे जाते हैं, मैं भी पूछता हूँ, एग्जाम में भी पूछते हैं। अ लाइन विदाउट द टर्म ऑफ y इज पैरेलल टू y एक्सिस। A line without the term of y is perpendicular to x axis। एक ही MCQs को हम, a line parallel to y axis is without the term of y। तो एक ही चीज को हम कई तरीके से पूछ सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ है तो नहीं, अगर मैं यहाँ चाहूँ y इज इक्वल्स टू -5, लोकेट करो एक्स वाई प्लेन में, नेगेटिव बिलो द ओरिजिन, 1 2 3 4 5। पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट अगर होता तो ये होता 3,-5। ये लाइन y इज इक्वल टू -5 किसके पैरेलल है? ये पैरेलल टू x एक्सिस है। एंड पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब ये है, इसको यूं भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस।
और इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं अ लाइन विदाउट द टर्म ऑफ एक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब उल्टी बात है, एक्स नहीं है तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई नहीं है तो ये छोटी एग्जांपल नहीं थी, इसके पीछे बहुत बड़ा कंसेप्ट था। एंड कोई ये समझ जाए कि मैं यहाँ नई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, मैं हैरत से तुम्हें देख रहा हूँ, जाके अपनी मैट्रिक की बुक खोल लो और जहाँ ग्राफ पढ़ाया वहाँ सब समझाया। मैं तुम्हें हैरत से देख रहा हूँ कि तुम इसको नई चीज़ समझ के पढ़ लो। अब जिस तरह मैंने एग्जाम्पल के नंबर डाले हैं, नए आने वालों को बता दूं, बेटा इसी तरह डालना है। क्यों तुम देखोगे अपनी एक्सरसाइज 2.4 में 2 एग्जाम्पल नंबर 1 है तो पेज नंबर डिफ्रेंशिएट कर देता है। तो इसी फॉर्मेट मैं अभी तुमसे पहले वाले ग्रुप में भी कह रहा था, भाई आपको टीचर को अडॉप्ट करना है, टीचर आपको अडॉप्ट नहीं करेगा। यहाँ इस वक्त 50-40 बच्चे बैठे हैं, मैं 40 बच्चों के मेथड से नहीं चलूँगा, उन 40 या 50 को मेरे मेथड से चलना है। अगर तुम 5 सब्जेक्ट पढ़ लो, 5 डिफरेंट आदमियों से पढ़ लो, 5 डिफरेंट उनके रवैये हैं, तुम्हें उन 5 डिफरेंट रवैयों को अडॉप्ट करना है। तो जो मैं कह रहा हूँ वो इंस्ट्रक्शन मेरे सब्जेक्ट में फॉलो होगी। अब तुम देख लो इस एग्जाम्पल का नंबर नहीं है, एंड जैसे मैंने 2 क्वेश्चन मार्क डाले ऐसे इसको मैं पढ़ता हूँ अनमार्क ओवर 76। क्लासिकल कंसेप्ट है इस एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में जैसा सवाल ही नहीं है। कोलिनियर एक ही लाइन पे, कोलिनियर एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पे लाने के लिए 3 पॉइंट उसने दिए ए बी सी। एक तरीका तो हमारा ये है कि लेंथ ए बी, लेंथ बी सी इज इक्वल्स टू लेंथ ए सी। ए बी सी ऐड करेंगे तो किसके बराबर जाएगा? ए सी के। लंबा तरीका है डिस्टेंस फॉर्मूले का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यहाँ के टॉपिक का है, इसका स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ सेगमेंट ए बी। लेट सपोज ये स्लोप आ गया -3/2, ए और बी का स्लोप। देन स्लोप ऑफ ए सी सेगमेंट निकालो, ये भी -3/2। जब 2 स्लोप बराबर होते हैं तो लाइनें पैरेलल होती हैं। जब 2 स्लोप बराबर होते हैं और उनका एक पॉइंट कॉमन होता है तो लाइनें पैरेलल नहीं होती। देखना क्या ये मुमकिन है ए बी और ए सी पैरेलल हो जाए? एक पॉइंट कॉमन भी तो है ना, ये गौर करो, ए बी ए सी। तो ये क्या, इसका मतलब क्या है? इसको मैं यूं दिखाता हूं, ये 2 लाइनें पैरेलल नहीं है, और पैरेलल होंगी तो ये एक दूसरे में आके मर्ज हो जाएंगी। इसका उस वक्त कब होंगी है कि ये ए बी सी पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाएंगे। तो जब 2 लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके दरमियान फासला होता है। एक स्पेशल लाइन भी पैरेलल होती है। लेट सपोज ये चली, ये चलते 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 इसमें जाके मिल गई। ऐसी लाइनों को क्या कहते हैं जब 2 मिल जाती हैं? कोइंसिडेंट लाइन। को माने साथ, इंसिडेंट एक जगह वाक़या होना, एंड इनके पॉइंट एक साथ वाक़या होते हैं। साथ को लीनियर, लीनियर माने लाइन, पॉइंट एक ही लाइन पे हैं तो कोइंसिडेंट लाइन के पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। यहाँ पे बच्चे ने कहा सर आपने ए बी ए सी का स्लोप निकाला है, तुम किसी पॉइंट को कॉमन ले लो। मैंने ए को कॉमन लिया है, मिसाल के तौर तुम ए बी ले लो और तुम बी सी ले लो, कॉमन पॉइंट एक ले लो बस। तुम चाहो ए सी ले लो, तुम चाहो तो बी सी ले लो, सी कॉमन है, इसका स्लोप भी वही आएगा। तो हमारे पास 3 तरीके हैं करने के, इनमें से कोई एक तरीका करना है। 2 स्लोप्स इक्वल आ जाए, कंक्लूजन लिख दो, सिंस देयर इज अ 1 पॉइंट इन कॉमन एंड द स्लोप्स आर इक्वल, दिस शोज द पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक पॉइंट कॉमन है, स्लोप्स इक्वल है, पॉइंट्स कोलिनियर है। तो ये हमारा कोलिनियर का कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट 2.5 की एक डेरिवेशन में काम आएगा। दिया कहाँ है? एग्जाम्पल में मामूली सी चीज दी है। अब वो डेरिवेशन समझ में यहां से आती है।
फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय अलजेब्रा एंड देन प्लॉट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4. दूसरी इक्वेशन लीनियर है, ये तो लाइन बनेगी. x इंटू वाई फर्स्ट ईयर में 3.8 में पढ़ा, मैट्रिक में पढ़ा कि दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो पावर 2 की इक्वेशन. एंड कल मैंने कह दिया पावर 2 की इक्वेशन लाइन नहीं बनाती, कभी नहीं बनाती पावर 2 की इक्वेशन. पावर 2 की इक्वेशन कर्व बनाता है. तो यही नहीं है पावर 2 की इक्वेशन. अगर किसी का ख्याल है कि ये पावर 2 की इक्वेशन है, पावर 2 की इक्वेशन ये भी है. कई शक्लें पावर 2 की आने वाले दिनों में देखोगे. ऑर्डर पे बना लो. x 0 पुट कर रहे हैं, 4 डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी है, बेकार हो गया पॉइंट. x 1 पुट किया, 2 पुट किया 2, देन हमने क्या पुट किया 4 1. आपने बनाने की कोशिश की इस पॉइंट पे बहुत छोटा, ठीक. और पॉइंट बढ़ाने हैं तो डेसिमल वैल्यूज लेना पड़ेंगी. डेसिमल वैल्यू 0.5, 2.5, 4.5 डेसिमल वैल्यूज में लोगे, जरूरत नहीं है. कर्व शानदार बन गया. देन तुमने लीनियर इक्वेशन को प्लॉट किया, वो इसको यहाँ इंटरसेक्ट करता हुआ गुजर गया. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एक्चुअली ये कर्व जा तो बहुत आगे तक रहा है, वो तो अगले पॉइंट लोगे तो वो नजर आएंगे, लेकिन क्योंकि हम अगले पॉइंट दिखा नहीं पा रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अगर तुमने इतना सा काम किया है नंबर कट जाएंगे. हालांकि तुम्हारा आंसर आ गया, बुक से मैच कर गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, वजह तुमने नेगेटिव वैल्यू नहीं ली. हर कर्व में नेगेटिव को चेक करना, आयोटा आ जाए तो छोड़ देना है. ये छोटा सा यहाँ पे बन जाएगा. एक्चुअली ये कर्व मैं अगर बनाऊँ उसको अच्छे स्केल पे, इस तरह का कर्व है. एंड इस कर्व के मुतालिक बहुत बड़ी डिटेल में चैप्टर 8 की तीसरी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे. अब अच्छी खासी डिटेल है, मैं इस वक्त नाम भी नहीं लेने चाह रहा कर्व का. तो कर्व तो बहुत किस्मों के हैं, लाइन तो बेचारी ये एक है. तो ये कर्व था. तो अगर कर्व का हमने सेकंड पोर्शन नहीं बनाया है तो बेकार था. काफ़ी लोगों ने, अब ये देखो ये हमने पिन पॉइंट आपको किए हैं. इसका मतलब क्या है, आज जब लेक्चर मिले क्लास वर्क होमवर्क लिखो इंडेक्स में, देन आज का क्लास वर्क करो, उसके बाद ये सारी गलतियां सीध सही करो, फिर मेरे पास आ जाओ. अभी जो डांट सुन रहे थे वो पुराना काम उसने किया नहीं था, आ गया. अब जब उसका वो पुराना काम पिन पॉइंट हुआ, इनकम्प्लीट है, कह रहा है वो मैंने किया था नहीं हुआ. बेटा कितनी दफ़ा काटना है सवाल? 15 दफ़ा अटैम्प्ट करना है. एंड अटैम्प्ट करना है, फिर हम कहते हैं अब नहीं हुआ. तो कामचोर था वो, इसी लायक था जो तुम सुन रहे थे. कुछ लोगों के इसी तरह होते हैं, वो इसी लहजे के आदी होते हैं, वो इसी लहजे से समझते हैं. y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 से प्लॉट हो सकता है. वो बच्चा कहना मैंने इससे प्लॉट किया. बेटा अगर तुमने इस तरह प्लॉट किया हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास ले आना, मैं दिखा दूंगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर तुमने इससे किया एक्सलेंट. बट याद रखना स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे एंड नेगेटिव. एंड जो मुझे याद आ रहा है, बड़ा प्यारा सा कर्व बन जाता है. ठीक है. बाद बच्चे कहते हैं हमने इस तरह किया और ये प्रॉब्लम हो गई, ये वो लिया ना. क्लास के बाद एक परमिशन होती है 10 मिनट के अंदर अंदर कि अगर तुमने कोई होमवर्क में मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम एड्रेस नहीं की, तुम ले आओ. तुम्हारी पर्टिकुलर होगी ना. इस वक्त मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूँ, ओवरऑल तुम ग्रुप में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है. तुम अपनी पर्टिकुलर, लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर, 10 मिनट बाद खत्म हो जाता है टाइम. अब वही फॉर्मूला m(2), इसी के ऊपर सारा तमाशा लगा हुआ आज. फ्रॉम एंड टू बड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड अगर उसने कुछ नहीं दिया तो हम फ्रॉम वाली लाइन को L2 कह देते. फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप m. हम अपने स्टैंडर्ड नोटेशन में चुपचाप चले गए. और m1 क्या है
थीटा इज इक्वल्स टू 1 मार्क। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 एंड टेंजेंट ऑफ थीटा। m1 क्या है? माइनस m। मैं इस पूरी सिंप्लीफिकेशन में नहीं जा रहा हूं। टेंजेंट थीटा की वैल्यू आखिर में आ जाएगी -1। एलसीएम वगैरह लेते हुए जब तुम पहुंचोगे, मैं याद दिला रहा हूं एंगल नेगेटिव में नहीं दिया जाता। पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं? पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं? टेंजेंट का पीजेड ट्रिग्नोमेट्री बताती है हमें यहाँ पे। इसका सारा बैकग्राउंड 135 डिग्री। ज्योमेट्री में हम प्रेफरेंस देते हैं एंगल डिग्री में लिखें। तुम्हारी बुक वालों ने एक दो जगह रेडियन में लिख दिया, कोई बात नहीं, तुम अपनी आदत बनाओ डिग्री में दो, क्योंकि ज्योमेट्री डिग्री में चलती है। हाँ, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री रेडियन में दौड़ती है। तो हम जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे प्योर, जब हम, ये तो ज्योमेट्रिकल आंसर है ना, दो लाइनें 135 डिग्री पे कट कर रही हैं, तो ज्योमेट्री में हम डिग्री में प्रेफरेंस देंगे। अब इस सवाल में तो मैं फिर याद दिला रहा हूँ, उसने कोई जिक्र नहीं किया फ्रॉम वाली लाइन का नाम क्या है। एंड जब उसने कोई जिक्र नहीं किया, मैंने फौरन अपना स्टैंडर्ड नोटेशन यूज किया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पेश आई? प्रॉब्लम यहां पेश आई। द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम लाइन L1, अब फ्रॉम तो L2 कहलाती है, एंड उसने यहां फ्रॉम L, तो जैसे उसने कहा तो मैंने कहा M1, द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम लाइन L1 विद स्लोप, और ये क्या है? M2। अब जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा टेंजेंट थीटा का, फ्रॉम वाली लाइन का स्लोप बाद में आता है। अब मेरा फॉर्मूला तहस नहस हो जाएगा। एंड वो बच्चा मुझे पढ़ाने लगा कि सर हम ऐसा करें, फ्रॉम वाली लाइन को L1 है, इसके स्लोप को M2 लिखने लगे। नहीं कर सकते हम, गिवन के खिलाफ हम, हमारी अथॉरिटी नहीं है। तो अब यहाँ दिमाग को कंट्रोल, कल मैंने यही चीज़ समझाने की कोशिश की थी। इसका मिसाल लेके लाइन का स्लोप 7 है, लाइन का स्लोप B है। देयर इज नो एग्जैक्ट फॉर्मूला, फ्रॉम M2 है, क्या हो जाएगा? MB माइनस M7 अपॉन 1 प्लस, कल हल्का था, मैंने तुम्हें ये हिंट दिया था, जो उसने फ्रॉम कह दिया है उस लाइन का स्लोप बाद में आएगा। तो बड़ा अजीब सा है, कंफ्यूज होता है कि फॉर्मूला M1 माइनस M2, M2 माइनस M1, बेसिकली M1 माइनस M2 है, और उस सबको जोड़ो, फॉर्मूला हकीकत में तो ये TO2 का स्लोप पहले आएगा, फ्रॉम का स्लोप बाद में आएगा। मैं नहीं करूंगा, एंड बड़े मजे से बुक का आंसर आ रहा है। तो अगर तुमने गलत किया है, अभी तो मैं थोड़ा सा टॉलरेट कर रहा हूं, अगर तुमने सवाल गलत किया है और करेक्शन नहीं किया और वापस आगे चेक कराने हमारे हाथ लग गए, तो हम 2-3 काम कर सकते हैं। आपका रजिस्टर जब्त कर लें और कहें पूरा काम A to Z पूरा करो, या मैं रजिस्टर फाड़ के रख देता हूं और कहता हूं सारा काम कर लो। क्यों? मैंने आपको एक चीज बताई ना, आपसे गलती हो गई, मैंने आपको कोई नहीं अभी डांट मारी, बल्कि मैं कह रहा हूं अभी क्लास में पूछना और पूछो, एंड तुम घबरा रहे हो, शर्मीले हो, सबके सामने इज्जत जा रही है, तो क्लास के बाद आ जाओ। बट जब आओगे मुझे चेक कराने, फिर कोई मैं हिंकी पिंकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्वेश्चन 15 का पहले पार्ट 2 कर दूं, आसान है, फिर पार्ट 1 की तरफ लेके आता हूं। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम TO2 x एक्सिस एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, तमाम हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। थीटा पूछा है,
एंड सीधा सीधा सवाल है, फ्रॉम वाली लाइन को M2 का हुआ है, L2 का हुआ है, और कुछ नहीं कहा हुआ तो हम स्टैंडर्ड नोटेशन पे दौड़ लगा रहे हैं। जब कुछ नहीं कहा तो डेरिवेशन जिस पे, एंड यहाँ से बड़े मजे से थीटा निकल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। सिर्फ इसमें ये इशू था कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस को पिक करना था। अब हमारे पास कोई मुझे बताएगा वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा? वाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी है। तो हमारे पास उसने M2 दिया हुआ है 2/3 पार्ट 2 के लिए, और M1 दिया हुआ है इन्फिनिटी। थीटा पूछा है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया। अब जब तुमने ये सब कुछ लेके चले होगे, फॉर्मूला स्टक हो गया होगा, इन्फिनिटी की वजह से फॉर्मूला चल नहीं रहा। अब सुन लो, इन्फिनिटी है क्या? बड़े इस वक्त इस सवाल के तवज्जुह से एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस हो रहा है, जो कि सेकेंड ईयर में बहुत बहुत दफ़ा रहेगा और आगे भी रहेगा। इन्फिनिटी क्या? जब हम ये लिखते हैं इन्फिनिटी, ये है क्या? ये रिप्रेजेंट करता है एक बहुत लार्ज वैल्यू को जो लिखी नहीं जा सकती। रिप्रेजेंट करता है ना, इसका मतलब है ये सिंबल है। अलाम सोडियम इज नॉट ए वैल्यू, ये वो एक अलामत है, सिंबल है। जैसे हमने सोडियम बना दिया, अब सोडियम को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? मीनिंगलेस। इसी तरह इन्फिनिटी को 5 से मल्टीप्लाई करो, मीनिंगलेस। तो इन्फिनिटी किसी फॉर्मूले में नहीं जा सकता, पुट नहीं हो सकता, बिकॉज वो तो अलामत है। ऐसी है, फिजिक्स का फॉर्मूला ले लेते हैं, S = V/T, एंड मैं लिख दूं सोडियम मल्टीप्लाई बाई 3। तुम भी हंसोगे, मैं भी हंसूंगा। तो अगर कोई लिख देता है इन्फिनिटी मल्टीप्लाई, हंसेंगे भाई, सिंबल को क्या? तो इन्फिनिटी किसी फॉर्मूले में पुट नहीं हो सकता, पहली चीज याद रखता हूं। हमारे कुछ स्टूडेंट को पढ़ा देते हैं 1/0, बेटा 2/0 भी है, 5/0 भी है, -11/0 भी, यही क्या बात हो गई? इन्फिनिटी इज नॉट ए वैल्यू, उसकी वैल्यू ये नहीं है। मैं कभी पूरे इंटरमीडिएट में इन्फिनिटी 1/0 नहीं लूंगा, होता ही नहीं है। वो तो समझाने के लिए होता है कि ये देखो कन्वर्ट हो जाता है अनडिफाइंड वैल्यू में, लेकिन इनफैक्ट इन्फिनिटी 1/0 भी उसकी वैल्यू नहीं है। एक अजीब सिचुएशन हो गई, वाई एक्सिस को लाइन कट तो कर रही है, एंगल तो बन रहा है। वाई एक्सिस को लाइन कट कर रही है, लाजमी एंगल बन रहा है। अब वो एंगल कैसा कैलकुलेट हो, मालूम चला फॉर्मूला तो फ्लॉप हो गया, तो उसके लिए ज्योमेट्रिकल मेथड मौजूद है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला कुछ लिमिटेशन रखता है, कुछ जगहें ऐसी रखता है जहां ये नहीं लग सकता, हम उस हद को छू रहे। ये वर्टिकल लाइन के साथ एंगल नहीं निकाल सकता, वाई एक्सिस के साथ एंगल नहीं निकाल सकता। फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए आज मैंने 3 एग्जाम्पल दिए। बुक में एग्जाम्पल में उन्होंने डेमो करके दिखाया है कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जगह से छाप के आ जाते हैं और मुझे पढ़ा रहे होते हैं कि ये यूँ होगा। बेटा बुक की एग्जाम्पल में जो किया मेथड, उसको हम फॉलो करेंगे, और ज़रा मुश्किल मेथड है। सबसे पहले वो ये कहता है स्लोप ऑफ द लाइन M2। स्लोप का मतलब क्या होता है? ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की वैल्यू है, टेंजेंट वैल्यू ऑफ एंगल। तो मैंने इस स्लोप को टेंजेंट की फॉर्म में लिख लिया, आगे जाके मुझे जरूरत पड़ेगी। नीट एंड क्लीन फिगर चाहिए पार्ट 1 के लिए। जितनी क्लियरिटी के साथ बच्चे समझते नहीं है, फिगर सत्यानाश बनाता है, उसके बाद फंस जाता है। फिगर पेंसिल से बनती है, XY एक्सिस। इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब बताया था? लाइन यूं होगी, लाइन यूं होगी, लाइन यूं होगी, कि लाइन यूं होगी, उसका एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये एक्यूट एंगल है। अब देखो ना, हर चीज को हम सोच रहे हैं ज्योमेट्री में। स्लोप नेगेटिव है, लाइन जो भी होगी ऑब्ट्यूज। अब वो लाइन यहाँ हो, ओरिजिन से गुजर, यहाँ हो, या मैं ये पोजीशन नहीं बता रहा, मैं तो उसकी इंक्लिनेशन बता। लाइन ये फॉर्म में,
एनी वे, जहाँ तुम्हें अच्छी लगे, मैंने अच्छी जहाँ लगी वहाँ खींच दी। वो बच्चा कहना ये ओरिजिन से गुजार दो, ओरिजिन से, मेरे लिए तो और आसान हो जाएगा। कि उसने कहीं कहा है लाइन ओरिजिन से गुजर, मैंने नहीं गुजारी। एक ने कहा जी मैं यहाँ ले लूँ, मैंने कहा ले लो, शुरू तो करो, बिस्मिल्लाह तो करो। और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को दिखा दिया। अब जरा गौर करना, कौन सा एंगल पूछ रहा वो कह रहा है एंगल फ्रॉम दिस लाइन टू वाई एक्सिस। अब फ्रॉम से चलो इस लाइन से और वाई एक्सिस की तरफ, और याद है तुम्हारा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी तुम वाई एक्सिस से, सॉरी लाइन से वाई एक्सिस नहीं आ सकते, आई मीन ये वाला एंगल नहीं आ सकता, यहां से चलना है घड़ी के मुखालफत में, ये एंगल है। ये पूछा उसने, तो मैंने उसको ज्योमेट्रिकली दिखाया कि फ्रॉम लाइन टू वाई एक्सिस, और एंटी क्लॉक डायरेक्शन भी दिखा दिया। अब थोड़ा सा और ज्योमेट्री को वाज़ेह करें। ये एंगल अल्फा है। अभी मैंने तुमसे कहा था जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी आए, वो सॉरी एंगल बिटवीन द लाइन भी आए और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी आए, तो बेहतर है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को अल्फा कह दो। अगेन ये काम हम आज दूसरी दफ़ा कर रहे हैं, कल डेरिवेशन में भी किया था, जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जरा अल्फा दिखा दो, अल्फा ये एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल से लाइन तक का एंगल। हाँ ज़रा कोई ज्योमेट्री पढ़ सकता है? शाबाश। क्या फिगर से क्या नज़र आ रहा है तुम्हें? शाबाश, फिगर से तुम्हें कुछ नज़र आ रहा है? जोर से बोलो। अच्छा, दोपहर का खाना नहीं खाया? हाँ चलो, खुदा का शुक्र है। क्यों तुम गौर करो, ये 90, ये 90, ये 90, 270 डिग्री का एंगल है। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम फिगर ने ये बताई कि जनाब ये प्लेन ज्योमेट्री से चलें। याद है टैगेट नहीं भूलना, थीटा निकालना है। थीटा इज इक्वल्स टू 270 माइनस अल्फा, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड। टेंजेंट क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू मौजूद है। क्या ये फॉर्मूला लग जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का? नहीं लगेगा। टेंजेंट 270 की वैल्यू इंफिनिटी होती है। कुछ फर्स्ट ईयर याद आ रही है? ट्रिग्नोमेट्री इस कदर आएगी, तौबा तौबा तौबा। जब मैं 10th चैप्टर में तुम्हें फर्स्ट ईयर में कहा था फॉर्मूले 500 दफ़ा लिखो, 2000 दफ़ा लिखो, बेटा मुझे मालूम था क्या मुसीबत है। एंड जिसने नहीं लिखे, जिसने नहीं, अटक अटक जाएगा। अभी चंद हफ्ते के बाद एक एक कदम नहीं उठेगा उसका। मैं क्या करूं? जूनियर क्लास आपकी क्लियर नहीं है, एंड इस वक्त कोई चीज़ क्लियर नहीं है, घर जाओ फॉर्मूला 500 दफ़ा लिख दो। बिल्कुल क्लास में सन्नाटा हो गया, कोई नहीं बता रहा क्या है। सब कह रहे हैं इज्जत अच्छी है, खामोश रखो मुंह बस जोर से। इन फॉर्मूलों से याद है वो जब मैं ये टॉपिक कर रहा था 90 प्लस थीटा, याद आया तुम्हें? लंबा खींचता था, वो करने जा रहा हूं। नाइन्टी चाहिए इन तमाम फॉर्मूलों में। 270 को 90 में तोड़ा, 90 प्लस ये 90 प्लस थीटा, ये तो क्या जवाब आता है? थीटा, सॉरी जवाब क्या आता है? थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा की जगह जो है वो बता देंगे। 14 सवाल बुक में दिए थे, उसका जाली मेथड है, कराची भर में वो करा देते। रॉन्ग नहीं है, मैं करवाता हूं पूरा एक दिन लगा के। टेंजेंट
फिर तोड़ो। टेंजेंट माइनस 90 प्लस थीटा, कॉट में क्या होगा, माइनस आता है, टेंजेंट ऑफ थीटा। आज मैंने वो एग्जांपल दी है, बुक वालों ने जैसे किया है, मैं भी वही फॉलो कर रहा हूं। माइनस माइनस प्लस, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, सॉरी टेंजेंट, ये क्या हो जाए, अच्छा अच्छा, अब फॉर्मूला लगेगा टेंजेंट 90 माइनस का, अभी तो मैंने सॉरी क्या किया है, माइनस माइनस को प्लस किया है, देन ये फॉर्मूला क्या करेगा, कॉट ऑफ अल्फा टेंजेंट थीटा। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी मैंने गलती कही है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, सॉरी ये एंगल, तो ये टेंजेंट ऑफ अल्फा की वैल्यू, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या है, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू है, तो टेंजेंट अल्फा को मैं लिख 1 टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कितनी बताई हमने, -2/3। याद है हम थीटा निकाल लें, लाइन से वाई एक्सिस तक का एंगल, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -3। तुम चाहते हो कैलकुलेटर से इसको एवेल्यूएट करना, बिल्कुल कर लो, ये -69 पॉइंट समथिंग डिग्री आएगा, फिर 180, और जो स्टैंडर्ड एंगल नहीं हो, स्टैंडर्ड एंगल क्या होते हैं, 30 डिग्री, 45, 60, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और आप चाहते हैं फर्दर सॉल्व कर लें, तो ये हमने किसका एंगल निकाल लिया, लाइन का वाई एक्सिस से। कुछ बच्चे जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है, मुझे पूरी उम्मीद है उन्हें ये बेचारों को नहीं कराया गया है, अब उनका तरीका दिखा दूँ। मुझे मालूम है जब एक क्लास एक टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें 1 से 2 दिन कैसे बचते हैं, टॉपिक पूरा हो जाएगा पर बच जाएंगे, तो तुम लोग भी सीख लो उनका तरीका, क्योंकि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा यहाँ ओपन करेंगे, टेंजेंट 270 इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर इसका तरीका एवोल्यूट करने का दूसरा क्या है, वो ये है, वो फॉर्मूले याद तो करना पड़ेंगे, 90 प्लस थीटा के, एप्टीट्यूड में मुसीबत आ जाएगी बेटा, वो जो फर्स्ट ईयर पढ़ा गया और जिसने नहीं रटवाए वो एप्टीट्यूड में तुम्हें रुला देगा। हाँ, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, साइन 270 कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस कॉस ऑफ 270, तो ये साइन अल्फा माइनस, और कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, कॉस 270 मैं किसी जगह डिग्री मिस कर दूं तो मुझे बताना, एंड इतने ही क्रिटिकल सब देखते हैं। साइन 270 डिग्री कैलकुलेटर से मैंने पूछा, अच्छा वाला कैलकुलेटर बता देता है चीज, कॉस 270 की वैल्यू, टेंजेंट थीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा, ये तो जीरो, ये जीरो है, और ये माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा, टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो गया, माइनस कॉट ऑफ अल्फा। ये मेरा माइनस क्यों नहीं आया था यहाँ पे, या यहाँ माइनस का क्यों गड़बड़ हो गई, एक कहीं गड़बड़ हुई है, पकड़ ली मैंने गड़बड़, देखो कितनी प्यार से मैंने गड़बड़ की, फॉर्मूला प्लस था, अगले स्टेप में क्या बता दिया, अगले स्टेप में तो साइन 270 है, तो देखो अपनी गड़बड़ भी पकड़ना पड़ रही है, तुम लोग बताते ही नहीं हो कुछ, माइनस माइनस प्लस वही चीज़ आई है। अब टिग्नोमेट्री के 2 तरीके हैं, तुम इससे कर लो एक्सलेंट, तुम इससे कर लो एक्सलेंट इन फॉर्मूलों से, बट ये फॉर्मूले एप्टीट्यूड में कहीं ना कहीं मुसीबत डालेंगे, तो मैंने हर चीज पढ़ाने का आदी हूं, और वो बच्चे का मेयार नहीं है, मैं क्या करूं, बच्चे को अपना मेयार बढ़ाना है। तो आज के होमवर्क में सबसे मुश्किल सवाल ये था,
वो एक बच्चा कहने लगा, किसी बच्चे ने कहा मुझसे इस सवाल पे, अब बुक के अंदर ये सवाल इनकम्प्लीट है, यहाँ जीरो दिया, जीरो से ये कर्व होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। तो ये 12 मैंने लगाया है अपने तजुर्बे को देखते हुए। वो किसी बच्चे ने कहा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, सर मेरा सर्किल तो बन ही नहीं रहा। बेटा मैंने कब तुमसे कहा था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो तो सर्किल बनेगा? कल का मेरा जुमला मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं ये जुमला कह रहा हूं, अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म है तो क्लोज कर्व बनेगा। क्लोज कर्व बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक बेटा इलिप्स भी तो है, चिपटा बहुत छोटा सा बनेगा, इसको इलिप्स कहते हैं। चैप्टर 8 की दूसरी एक्सरसाइज में शेप को पढ़ोगे। तो मैंने तो कल कभी नहीं कहा कि जनाब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सर्किल बनेगा। मैंने तो कहा क्लोज कर्व बनेगा। और क्लोज कर्व की कई शक्लें। वो एक मुझसे कहने लगा कि जी वो साइमल्टेनियस सॉल्व करके जो जवाब आ रहा, जो अलजेब्रा से जवाब आ रहा, वो मेरे मैच नहीं कर रहे। तो बेटा मुझे क्यों रो रहे हो? काटो करो, 15 दफ़ा तो काटो। क्यों 15 दफ़ा काटने का क्यों कहते हैं? तुम्हें आता है, तुम्हारी हिमाकतें इतनी आला हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही। एंड उसके लिए वाइड हल है। हाँ मुझसे कोई चीज़ पूछनी है बिल्कुल बता दूंगा, 15 दफ़ा कटा हुआ तो दिखा दो, मैं भी तो देखूं, तुम्हारे दिमाग को रीड करूं कि तुम्हारे दिमाग में है क्या खलल। इस सवाल के लिए तुम बेसिक चीज़ क्या गलती सोच रहे हो, तो तुम्हें पहले मेहनत करना पड़ेगी। चीज़ें पूरी मुकम्मल है। 19 मिनट रह गए, 39 मिनट मैंने होमवर्क पे डिस्कस किया है। तो मैं तो आधा घंटा पढ़ा दूं तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आधे घंटे में मैं इतना पढ़ा जाता हूं। तो हम 19 मिनट में आज की कहानी बना देंगे। आज की कहानी है 2.4 कंप्लीट। जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके दरमियान का एंगल ये फॉर्मूला निकाल सकता है। बेटा ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, तो ट्राइंगल का ये एंगल बन रहा है। ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ट्राइंगल का ये एंगल बन रहा है। ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ट्राइंगल का ये एंगल बन रहा है। अब वो क्या करेगा, आज ये पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट दे देगा, और कहेगा ट्राइंगल के एंगल निकाल दो। एप्लीकेशन दिखा रहे हैं, जबरदस्त उसको अप्लाई करता हुआ दिखा रहे हैं, और तीनों एंगल मिलके 180 होंगे। उसने कहा नहीं कि ये प्रूफ कर 180, वो तो मैं करके तुम्हें एक्स्ट्रा दिखाऊंगा। तो शानदार ज्योमेट्री की एप्लीकेशन है। अभी तक यहां हो जाता फ्रॉम एंड टू। थीटा इज द एंगल फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज का भी इस्तेमाल आएगा, क्योंकि वो फ्रॉम टू नहीं दे पाएगा यहां पे, तो फ्रॉम एंड टू एंटी क्लॉकवाइज से पकड़ेंगे। मैंने कहा ना टॉपिक, कल इसीलिए मैंने टॉपिक की एक झलक दिखाई और ग्राफ की तरफ चला गया, ताकि मैं उस टॉपिक को डीपली, अगर मैं कल कितने ही इतना डीपली समझाता, कल नहीं समझ में आता। आज जब तुम पे आफ्टर टूटी है तो दिमाग ने जगह दी है कि अच्छा ये यूं होता था। तो अगला सवाल है, वो आपको ट्राइंगल के पॉइंट दे देगा और आपसे कहेगा कि जनाब क्या निकालिए, ट्राइंगल के एंगल निकालिए। एग्जाम में 8 नंबर का सवाल आ जाता है। अब मुझे एग्जैक्ट फिगर चाहिए। तुमने मुंह उठाया और ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ABC कह दिया। दूसरे ने अपना यूं उठाया और ट्राइंगल ABC। बेटा ये मेरे कह देने से ट्राइंगल थोड़ी बन रहा है, ये पॉइंट तो एक्यूरेट किसी जगह पे है। एंड मुझे जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताना है तो मुझे एक्यूरेट चाहिए कि AB इधर है कि AC इधर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी फेयर फिगर बनाएंगे। अब फेयर फिगर का एक तरीका है, ग्राफ पेपर लिया जाए, उस पर प्लॉट करें। दूसरा तरीका है जो मैं आपको बता चुका हूं, क्या करो 2-2 मिलीमीटर पे
मैंने दो मिली, ये जितने एक्यूरेट होंगे इतना एक्यूरेसी आएगी। कल तुमने जो ग्राफ आज बना के ला रहे हो, सब ग्राफ पेपर बनाए, मैं सारे ग्राफ इस पे बना दूंगा, इतने ही एक्यूरेट। सेकेंड ईयर में ग्राफ पेपर नहीं मिलता, तुम चिल्लाते रहोगे, यही करना है। 5-7, 1 2 3 4 5 एक्स पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों की मुलाकात यहाँ कहीं हो रही है। ये मेरा पॉइंट ए है, बल्कि यहाँ मुझे लेट कर देना था A 5-7, B -6-2, C 4,-9। दूसरा पॉइंट है -6, 1 2 3 4 5 6, और जो है y की वैल्यू 2 है, यहाँ कहीं ये पॉइंट भी आ रहा है। एक्यूरेट अपनी अपनी जगह पे आ रहा है। x पॉजिटिव है, 1 2 3 4, y नेगेटिव है, 1 2 3 4 6 7 8 9, और ये जो है 4 कहाँ मिले, यहाँ A B C। अब मैं इनको जब मिलाऊंगा तो ये मुझे एक्यूरेट पोजीशन ऑफ द ट्राइंगल मिल गई। इस साइड के स्लोप को M1 कह दिया, इस साइड के स्लोप को M2 कह दिया, और इसको M3। एंड चल के फटाफट स्लोप निकाल लेते, क्योंकि स्लोप का ही फॉर्मूला है हमारा एंगल बिटवीन द लाइन का। स्लोप ऑफ AB, AB का स्लोप फाइव अपॉन 11। स्लोप ऑफ क्या है हमारे पास, AC, y2 - y1 अपॉन M2 होगा। AC का स्लोप, AC का स्लोप M3, शाबाश। -16 अपॉन -1, M3 इज इक्वल्स टू 16। M3 16 है, उसके बाद है स्लोप ऑफ BC। कोई आपको काम नहीं समझ में आ रहा, आप पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मिनट ऊपर हो जाए, लेकिन क्लियर तो पिक्चर हो बच्चे के पास। M is equals to -9 - 2 अपॉन 4 -6, दैट इज M2 होगा, और ये -11 अपॉन 10। 3 स्लोप में निकालने में कामयाब हो गया। अब द एंगल का फॉर्मूला बनाते चलें तुम्हारे सामने। अगर मैं ये एंगल नापना चाहूँ तो क्या फॉर्मूला होगा, आई मीन M2 - M3 होगा कि M3 - M2। अगर एंगल C निकालना है मुझे तो क्या लिखूं मैं, M2 - M3, तो फ्रॉम इनटू नहीं है यहाँ, तुम सवाल पढ़ लो, कहीं नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ वर्टेक्स पे खड़े हो जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज देखना शुरू करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज क्या चीज होती है, यानी वर्टेक्स पे जब तुम खड़े हो तो सीधे ऊपर चले 12 बज गए। अब 12 बज, जब ये 12 बज गए, तुम राइट पे अगर जाओगे तो क्लॉकवाइज है, तो तुम्हें किधर जाना है, लेफ्ट पे जाना है। अब हम फ्रॉम एंड टू एंटी क्लॉकवाइज से पकड़ने लगे। कल तक तो हम फ्रॉम एंड टू से चलते थे, तो वो जुमला था थीटा इज द एंगल फ्रॉम लाइन L2 टू लाइन L1 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टेंजेंट सी क्या हो गया, फॉर्मूला लिख दो टेंजेंट सी का। TO2 वाला स्लोप पहले आता है, फ्रॉम वाला स्लोप बाद में आता। तो देयर इज नो फॉर्मूला M1 M2, वो जो स्लोप दे रहा है वो आपको उसके मुताबिक एडजस्ट करना है। जल्दी से मुझे एंगल B का फॉर्मूला लिख दो। वही तरकीब है, यहां खड़े हो जाओ, जहन में सोचो 12 बज रहे हैं, इधर जाओगे क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए ये आओगे, ये फ्रॉम हो गया, ये टू हो गया, ये फ्रॉम हो गया, ये टू। फ्रॉम वाला स्लोप बाद में आता है, टू वाला स्लोप पहले आता है। m1 माइनस, कितना डीप टॉपिक है, एक दिन में पढ़ाता तो सत्यानाश हो जाता, उसको ग्रेजुअली ऊपर लाना पड़ रहा है। एंड टेंजेंट एंगल ए का फॉर्मूला, वर्टेक्स पे खड़े हो जाओ, सीधे आ जाओ एंड घूम जाओ एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा, m3 माइनस m1। अब तीनों एंगल निकालता हूं। अभी तो मैंने फॉर्मूले तुम्हारे साथ साथ एस्टेब्लिश किए एंड स्लोप मुझे मौजूद है। m2 कितना है, -11/10। m3 कितना है, ये 10 एलसीएम कैंसिल हो गया, -171 अपॉन -166। टेंजेंट एंगल सी इज इक्वल्स टू 171 अपॉन 166। और सी, वैसे तो मैं एंगल डिग्री मिनट में नहीं निकालता, लेकिन तुम्हारे चक्कर में भी निकालूंगा, अभी यहीं पे रोक दूं। एंगल सी इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 171 अपॉन 166। अभी मैं निकालता हूं, पहले मैं तीनों को यहां तक ले आऊं, फिर तीनों को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते। अब आइए एंगल बी पे, टेंजेंट एंगल बी इज इक्वल्स टू, ये चैप्टर 2 एंड 3 बड़े ह्यूज चैप्टर्स हैं, तो एग्जाम में कम से कम 34 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 नंबर तक आ जाते हैं इनमें। तो 1/3 ऑफ द एग्जामिनेशन मार्क्स हैं इन दो चैप्टरों में। हमारी कोई 28 क्लासों में जाके ये हम पूरा कर पाएंगे, ये 2 महीने से ऊपर चले आता है। और तुम्हारी तो अभी पीछे की क्लासेस बहुत गैप के साथ हुई थी, अब जो शुरू हुई है सही मायनों में, तो वो मुझसे बच्चा बेवकूफ़ी का सवाल पूछ रहा है, तीनों दिन क्लास होंगी? बेटा तीनों दिन नहीं होगी तो 2022 में जाके कोर्स होगा। एंड मैंने कल क्लियर कहा था तीनों दिन क्लासें होंगी एंड ऑड इवन का फॉर्मूला चलेगा। अभी 1-2 हफ्ते चलेगा, अब फिर उसके बाद हालात देखेंगे क्या हो रहा है। कल हमारे यहाँ तो मुसीबत है ना, हर उल्टे सीधे धंधे में क्या होता है, हमारी पुलिस आ जाती है। कल वो मेरे, क्योंकि मैं किसी ग्रुप में हूँ जहाँ बहुत सारे कोचिंग सेंटर और टीचर्स हैं, कल 2-3 कोचिंग सेंटर में मुसीबत यही हुई, वो पुलिस वालों ने मारा है और 10-10, 15-15 हज़ार रुपये पकड़े। एक्चुअली 10-15 हज़ार से ज़्यादा बेइज्जती वाली बात है। पुलिस तो कुछ नहीं कर रही, 10,000 लेने के बाद आंखें बंद कर ले रही है। $55 + 121, एलसीएम ले रहा हूं बेटा, हैरत से ना देखना। 110 कैंसिल हो जाएंगे, 176 और अपॉन 55। एंगल बी इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ एंगल सी, सॉरी एंगल ए। m3 मेरे पास कितना था, 16 माइनस 5/1 + 16 इंटू हाँ 110 में से 55, यहाँ बात कर रही हो, यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं। 10×5 = 50, शाबाश। 50 को 121 में जमा करेंगे तो 171, यही होगा, शाबाश। एक ने जागा, बाकी सब तकिया लगा के सो रहे हैं।
ये क्या होगा, 16 5 ज़ा 80. टेंजेंट एंगल ए इज इक्वल्स टू 171 अपॉन 91. अब तीनों एंगल की मैं इन्वर्स वैल्यू निकालूंगा, देन उन तीनों एंगल को डिग्री में ऐड करूंगा और देखूंगा. वैसे सवाल ख़त्म हो गया, उसने एंगल पूछा था और एंगल ज़रूरी नहीं है आप डिग्री में लाके छोड़ें, लेकिन मैं चाहूँगा कंफर्मेशन हो जाए. टेंजेंट इनवर्स व्हाट वैल्यू है, 171 डिवाइडेड बाय 166 और क्या आ गया, ये एंगल सी बराबर आया 45.85 डिग्री. आइए इधर, टेंजेंट इनवर्स कितना था, 171 डिवाइडेड बाय 55, तो ये बन गया एंगल बी इज इक्वल्स टू 72.17 डिग्री. एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स कितनी वैल्यू है, 171 डिवाइडेड बाय 91 ब्रैकेट क्लोज, एंड ये बन गया 61.97 डिग्री. तीनों एंगल ऐड करते चलते हैं. 45.85 प्लस 72.17 प्लस 61.97, 179.99 का मतलब अप्रॉक्सीमेट, क्यों हम डेसिमल के साथ दो डिजिट उतारे. ये करना नहीं था. अब सिर्फ एक देखो टॉपिक की ताकत कि कितना ताकतवर टॉपिक हो गया. हाँ ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें तुम्हें नहीं ओवरलोड हो गए. तो टॉपिक है एंगल मेजर्ड फ्रॉम लाइन, फ्रॉम के आगे मैं लाइन का नंबर छोड़ देता हूं, फ्रॉम लाइन टू अदर लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तक का इस्तेमाल है. अब इत्तेफाक से शुरू के सवालों में एंटी क्लॉकवाइज की जरूरत नहीं पड़ी. जब फ्रॉम टू मजबूत होता है, एंटी क्लॉक की नहीं, यहां जरूरत पड़ गई. 3 मिनट रह गए, सवाल एक और रह गया क्लास खत्म करने के लिए. कुछ यहां कह रहे हो तो बोलो. अच्छे लोग हैं, कुछ नहीं बोलते. एक्सरसाइज 2.3 बहुत कम एग्जाम में आती है. हमारे कराची में माशाल्लाह 99% टीचर छुड़ा देते. सिर्फ 2.3 नहीं छुड़ाते, 2.4 के 2 सवाल हैं वो भी छुड़वा देते एनालिटिकल प्रूफ के. चैप्टर 3 में 5 सवाल हैं वो भी छुट्टे. फिर 7.3 पूरी छुट्टी है. क्यों, तो एक चेन है ना, आपने स्टार्ट ही नहीं लिया. अब 2.3 में जब हम कर रहे थे एनालिटिकल प्रूफ के सवाल, तो हम बहुत छोटे थे, हमें पैरेलल लाइन का, परपेंडिकुलर लाइन का आइडिया नहीं था, एंगल बिटवीन द लाइन का आइडिया नहीं था. अब नए फॉर्मूले आए, एनालिटिकल प्रूफ के सवाल ज़रा और पावरफुल बने. तो ये एनालिटिकल प्रूफ का सवाल है, ट्राइंगल से रिलेटेड है, सॉरी पैरेललोग्राम से रिलेटेड है. प्रूफ दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर, द फिगर इज रोम्बस. हर पैरेललोग्राम के डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते. अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल परपेंडिकुलर हो जाएं तो वो रोम्बस होगा. रोम्बस नमक पारे की शक्ल को कहते हैं. क्या क्वालिटी है, क्या प्रॉपर्टी है रोम्बस की, 2.1 में बताई थी मैंने. उसकी चारों साइडों की लेंथ बराबर होती है, लेकिन वो स्क्वायर नहीं होता है. स्क्वायर और रोम्बस में क्या फर्क है, उसके डायगोनल स्क्वायर के बराबर होते हैं, रोम्बस के नहीं होते. तो उसने परपेंडिकुलर कहा, बराबर नहीं कहा है. तो वो कह रहा है पैरेललोग्राम का. याद करो पैरेललोग्राम कैसे लेते थे. अब ये 2.3 का टॉपिक है, उसी तरीके से लेंगे. कंसीडर द पैरेललोग्राम विद द फॉलोइंग वर्टाइसेस. अब आप 2.3 भूल गए तो आपके लिए बड़ा मसला है. इसीलिए इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में टेस्ट की डेट आ जाएगी आपके पास, ताकि पता भी चले आप कुछ कर भी रहे हैं या नहीं. उसने गिवन में कहा पैरेललोग्राम के डायगोनल, तो डायगोनल ये, परपेंडिकुलर इनके स्लोप निकालो. अभी हम गिवन को यूज कर रहे हैं, टू प्रूफ पे नहीं जा रहे.
जैसे वो एक सवाल था, इफ द टू मीडियंस आर इक्वल, तो उसके बाद था ट्राइंगल आइसोसेलेस है। पहले कंडीशन ड्राइव की थी हमने, यहां पे भी करेंगे। स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ BD, the two are perpendicular। अब कंडीशन ड्राइव होने जा रही है, M1 D/C, D/C माइनस 2A, D square is equals to -1 into C square minus 2AC, एंड D square is equals to क्या हो जाएगा, 2AC माइनस, कभी कभी कंडीशन मुश्किल भी बनती है, इससे भी मुश्किल बनती है, कभी कंडीशन बहुत आसान है। अब प्रूफ शुरू होगा। क्या प्रूफ है? चारों लेंथ निकालना है और चारों बराबर आनी चाहिए, नहीं आएंगी कंडीशन यूज करेंगे। पहले मैं लेंथ निकाल दूं, AB, लेंथ AB जोर से बोलो। B के कोऑर्डिनेट है A,0, शाबाश। एंड AB की लेंथ क्या निकल के आ जाएगी, √A²। इसका अंदर सारी लेंथ A आनी चाहिए निकल के। चलो दूसरी लेंथ निकालते हैं तुम्हारे साथ साथ। लेंथ BC डिस्टेंस फॉर्मूला D माइनस 0 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, C माइनस A का स्क्वायर। BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √D², ये 0 भूल जाओ, D स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2AC प्लस, ये लेंथ A नहीं आई, कंडीशन यूज करो। D² किसके बराबर था, माइनस, तो उसने कहा अगर परपेंडिकुलर तो ये चीज होगी और ये चीज होगी तो प्रूफ हो जाएगा। D² की जोर से बोलो। नहीं, मैं नहीं समझ पाया। D² 2AC माइनस, दो लेंथ बराबर आ गई। अब मैं तीसरी और चौथी नहीं निकाल रहा हूं, निकालते जाइए, अगर जरूरत पड़े तो कंडीशन यूज करते जाइए। चारों लेंथ बराबर जाए तो कंक्लूजन लिखना ना भूलना। कंक्लूजन वो ये कह रहा है, ज्योमेट्रिकल लॉ बयान कर रहा है कि डायगोनल के परपेंडिकुलर बराबर होंगे, हेंस ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। अब ये सब ज्योमेट्रिकल लॉज हैं एंड ये सब में एमसीक्यूज में हर कोई पूछेगा, ये एप्टीट्यूड है। ज्योमेट्री के वो सादा तो लॉ है ना, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 है, तो भाई और भी तो लॉज हैं। जैसे जैसे आप सीनियर हो रहे, ज्योमेट्री में थप्पी है लॉस की। आप सारे लॉस आपको आने चाहिए जो आपके कोर्स से रिलेटेड हैं। तो जब हम सवाल छोड़ देंगे तो हमारी नॉलेज खुद ब खुद कर्टेल हो जाएगी। तो हम कहते हैं नॉलेज के पीछे भाग भूखे हो भाई, सवाल तो खुद होगा। कोई सवाल? आज मैंने क्या दिया भाई?
आज 2 सवाल हैं हमें यहाँ करने, 3 एग्जाम्पल हैं। 2.4 कंप्लीट, कंप्लीट से मुराद ये नहीं होती आप दोबारा 2.4 करने बैठ जाएं, क्योंकि एक एक्सरसाइज हमने 4 दिन में ख़त्म की है एंड सीक्वेंस से नहीं चल पा रहे, क्योंकि टॉपिक है, लोकस का भी टॉपिक था और लोकस के टॉपिक के 2 सवाल अलग अलग थे, एंगल बिटवीन द लाइन के सवाल अलग अलग हैं। अब मैं कैसे सीक्वेंस चलाऊं? सीक्वेंस चलाऊंगा तो तुम सर पकड़ के बैठ जाओगे। तो मैंने सीक्वेंस छठे की, तो उसमें ये होता है शायद तुम कहो कि सर ने 11वां सवाल तो करवाया ही नहीं है, तो टू कंप्लीट के बाद अब सब देख लो, जो करे में दोबारा नहीं करना है, जो बाकी हैं ढूंढ के वो दोबारा कर लो, उनको कर लो। तो बात समझते हैं, 2.4 दोबारा करनी है? नहीं, दोबारा नहीं करनी है। मैंने तो बता दिया कि यह मुकम्मल। अब आज देखो हम 2.4 से बाहर जा रहे हैं, 2.4 की तमाम डेरिवेशन मुकम्मल है, 2.4 की तमाम एग्जाम्पल है। कल सैटरडे को तुम लोग ऑनलाइन होगे, वो लोग यहाँ होंगे। कल एग्जाम्पल में अगर कोई डिस्कशन है या क्वेश्चन में करते हुए मैं इंशाल्लाह ताला 2.5 में आ जाऊँगा। एंड एक एक करके मैं एक ही चीज़ क्लोज करता आ रहा हूँ, 2.1 से यहाँ तक कोई चीज़ नहीं छूटी है। एंड इंशाल्लाह ताला एक दिन बुक पे ये जुमला होता है मेरा कि बुक पूरी मुकम्मल है। हाँ, काम तुम्हें करना पड़ेगा। थ्योरी अगर तुम डेरिवेशन नहीं दोबारा लिख रहे हो, बहुत जालिम हो। तो जिनको आज डेरिवेशन नहीं मिली है वो अभी मुझसे डेरिवेशन लेके जाएंगे, मैं क्लास के बाद देता हूँ। ओके बेटा।